हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम पॉलिटी मतलब कि संविधान की या सामाजिक विज्ञान का आपका थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, जो कि जैसे कल संघवाद फेडरलिज्म के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था वो। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं लिया तो उसको जा करके लो। ठीक है, और आज मैं समझाने वाला हूं आपको लोकतंत्र और विविधता के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली सरकार जो होती है, लोकतंत्र वह, और विविधता मतलब डाइवर्सिटी के भिन्न भिन्न सुविधाओं में भिन्न भिन्न विविधताएं पाई जाती हैं। उनके अपने पर्व त्योहार होते हैं, अपने अपनी इच्छाओं द्वारा वो अपने रहन सहन करते हैं। ये विविधता, इन दोनों को कनेक्टेड करके मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, ये चीज होती क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने आज इस क्लास में प्रस्तुत करूंगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से विद क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है ही है, इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो समाज में विविधता, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, सामाजिक विभाजन और राजनीति, सोशल डिवीजन एंड पॉलिटिक्स, हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार का प्रयास, गवर्नमेंट्स एफर्ट टू ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम। ठीक है, कोई दिक्कत हो कहीं भी किस प्रकार से समझ में ना आए तो इन कमेंट मुझे बता देना। ठीक है, इन दोनों को मैं आपस में रिलेट करके चलूंगा। समाज में विविधता क्या है? किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विविध आर्थिक तबके, धार्मिक समुदाय या विभिन्न भाषाई समूह और विभिन्न संस्कृति और जाति के लोग रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपका था 6th क्लास, विविधता से भरा, वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, भारत देश विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। इस देश में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं। चाहे कोई सा भी आपके थिंकिंग में हो, वो सभी इस देश में पाएंगे, उस धर्म से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पोशाक है और तरह तरह की संस्कृति दिखाई देने को मिलती है। यही क्या है? डाइवर्सिटी है, यही विविधता है हमारे देश की। सामाजिक विभाजन और राजनीति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो इसके एडिट कर रखे हैं मैंने आपके या अपने जीवन विज्ञान की कक्षा में। डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। डार्विन क्रमिक, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो सबसे फिट होता है वह जिंदा रह पाता है। मैंने पहले पिछले चैप्टर में बताया था। मनुष्य को अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए आर्थिक रूप से तरक्की करनी होती है, जिसमें हिटलर की बात होती है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर लेता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान मिल जाता है। और हर देश के इतिहास में यह देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से संपन्न समूह ने आर्थिक रूप से कमजोर समूहों पर शासन किया। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संसाधन और शक्ति के स्रोतों पर किसी खास समूह का एक अधिकार कायम हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट है सामाजिक विविधता का राजनीतिक पर परिणाम 3 बातों पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके समझ जो पेडागोगी के जो क्वेश्चन उठते हैं वहीं से उठा लेता है वो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। बहुत से इसको छोड़ देते हैं और बात खत्म, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। द consequences of social diversity on politics depend on 3 factors which are as follows। ठीक है, लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं, इससे सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम तय होता है। यदि किसी खास समूह के लोग अपने विशिष्ट मानने लगते हैं तो फिर वे सामाजिक विविधता को गले नहीं उतार पाते। किसी समुदाय की मांगों को राजनेता द्वारा किसी तरह से पेश किया जाता है। ठीक है, यह इस पर निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग सरकार की प्रतिक्रिया होती है। यदि सरकार किसी समुदाय की मांग को उचित तरीके से मान लेती है तो फिर उस समुदाय की राजनीति सफल हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन भारत में समाज के कार्य के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि किसी न किसी देश का, किसी न किसी जो कंट्री का नाम लिया गया है और उसको रिलेटेड करके इस चैप्टर से रिलेटेड करके बताया गया है आपको। ठीक है, वो मैं विद क्वेश्चन के साथ बता दूंगा अगर कहीं जिक्र हुआ तो। समय बीतने के साथ इन 4 समूहों में शतान जाति अवस्था में ले लिया। जाति अवस्था में जन्म को ही किसी व्यक्ति के कर्म का आधार मान लिया जाता है। कुछ काम ऊंची जाति के लोग ही कर सकते हैं, जबकि कुछ काम केवल नीची जाति के ही लोग तय करते हैं। जैसे मैंने बताया, आजादी के कुछ वर्ष पहले तक सभी आर्थिक संसाधन ऊंची जाति के लोग हाथों में थे। इन लोगों ने नीची जाति के लोगों को दबा कर रखा था ताकि नीची जाति के लोग सामाजिक व्यवस्था में ऊपर न उठ सके। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी। आजादी के बाद की सरकारों ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे पिछले वर्गों के लोग भी आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाने लगे और मीडिया ने भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया।
कोई दिक्कत। धीरे धीरे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों में जागरूकता फैलने लगी और इसके दरगामी परिणाम हुए। आज लगभग हर क्षेत्र में नीची जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। आज नीची जाति के लोग ऊंचे पदों पर आसानी से दिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ये सभी संविधान के तौर पर हुआ है हमारा, और सभी को एक समान माना जाता है। आज सरकारी तंत्र में समाज के लगभग हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को सत्ता की साझेदारी मिलने लगे और भारत के एक मजबूत लोकतंत्र बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। ठीक है, अब हास्य पर खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार का प्रयास क्या क्या है देखते हैं। आजादी के बाद संविधान में 2 ऐसे अहम प्रावधान किए गए हैं जो भारत को सही दिशा में ले जा सके। ठीक है, ये पहला प्रावधान है सबसे इंपोर्टेंट, और दूसरा प्रावधान। पहला प्रावधान था देश के हर वयस्क नागरिक को मताधिकार देना। ठीक है, वोटिंग जो होता है। उस जमाने में कई जानकारों ने इस बात पर हंसी उड़ाई थी। उनका मानना था कि अशिक्षित लोगों ने इतना विवेक नहीं हो सकता कि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सके। और लेकिन गांधी जी का मानना था कि यदि कोई आदमी इतना विवेकपूर्ण हो सकता है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है, तो वह फिर उसमें सरकार चुनने लायक विवेक अवश्य भी होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। उनका जवाब खड़े से दिया था, मैं किसने, गांधी जी ने। दूसरा प्रावधान था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को आरक्षण देना, ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आज एक दलित का बेटा भी IAS बनता है और IIT जैसी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर पाता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य कर पाता है। यह सब आरक्षण के कारण ही संभव हो पाया है, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। इनको सबको दबा कर रखा जाता था बहुसंख्यक समाज के द्वारा। इसका सही महत्व समझने के लिए हमें विश्व के अन्य देशों को उदाहरण देखने को होगा। जैसे यूरोप के देशों में महिलाओं को मताधिकार मिलने के कई सौ साल लग गए थे। मैंने बताया आपको, अमेरिका जैसी अति विकसित देशों में आज तक की कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। बराक ओबामा से पहले तक कोई भी श्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। ये देख लो। हमारे देश में लाखों समस्या के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के लोग ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं। भारत में महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी है और भारत के राष्ट्रपति के पद पर सिख, मुसलमान, दलित भी आसान हो चुके हैं और सिख समुदाय से एक व्यक्ति तो प्रधानमंत्री भी रह चुका है। ये सारी चीजें आपके सामने देखने को मिलती है। देखो, जोश इसमें होता है, सभी मिलजुल कर रहता है, लेकिन नस्लवाद एक तरफ ब्लैक हो गए, एक तरफ व्हाइट, ये मैं दर्शा रहा हूँ आपको। ठीक है, सब मिलजुल कर रहे हैं तो एकता में बल होगा, नहीं तो इसी तरह दंगे होते रहेंगे, चाहे कोरे चाहे समुदायों को लेकर के। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके दिमाग में मुझे भरना था। ठीक है, एक लोकतंत्र के द्वारा अगर उसमें डाइवर्सिटी है तो एक भारत उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है आज के समय में। ठीक है, किस तरीके से लोग सारे समुदाय, सारे धर्मों के लोग एक भारत में रह रहे हैं, सारी विविधताएं अपने अपनाते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं शांतिपूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपको एक सही तरफ से ले जाने की तरफ। ठीक है, मतलब सही रास्ता चुनने में, अपने भारत को साथ साथ ले जाने में भी। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। यहूदी धर्म थे, ईसाई धर्म थे, इस्लाम या अप्रोक्सीमेटली ये बी इज द राइट आंसर। इसमें आप जानोगे ईसाई धर्म थे उत्तरी आयरलैंड में, नीदरलैंड में। ठीक है, तो ईसाई धर्म का प्रमुख प्रयोग किया गया है। ये सारी चीजें मैंने NCERT से उठाई थी, लेकिन उनका जिक्र मैंने इनमें नहीं किया क्योंकि वैसे ही लास्ट में यूरोप का ही मैंने एग्जांपल दे दिया आपके सामने, कोई बहुत है। मध्यकाल में राष्ट्रीय भाग के रूप में कौन सी भाषा विपरीत थी? तो वो थी फारसी। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन श्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? यह 1966 में उभरा, यह 1975 तक चला, यह एक उग्रवादी आंदोलन था, या इसने शांतिपूर्ण तरीके से वकालत की? तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो श्वेत शक्ति आंदोलन चला था, कहाँ पर चला था, ये सारी चीजें सर्च मानने योग्य हैं, और क्यों चला था, किस कारण चला था, आप इसको सर्च कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम को, भारत को, यूगोस्लाविया को, या नीदरलैंड को? तो भारत को करना पड़ा था। ठीक है, मैक्सिको शहर में आयोजित 1968 ओलंपिक के बारे में क्या खास था? सभी गोल्ड मेडल अमेरिकी एथलीटों के पास गए, या अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के नस्ली भेदभाव के खिलाफ विरोध हुआ, या मैक्सिको सिटी ने नस्लवाद खत्म करने की मांग को समर्थन किया, या फिर अमेरिका के सरकार ने नस्लवाद की समाप्ति की घोषणा की? तो 20 में राइट आंसर हो जाता है। मैक्सिको में क्या था कि ओलंपिक हुआ 1968 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या थे, अफ्रीकी अमेरिकी, मतलब 3 एथलीट से 200 मीटर की आई थिंक रेस हुई थी वो, तो इसमें 3 जने थे, एक ऑस्ट्रेलिया का था और एक थे आपके USA के।
पर लेकिन जो यूएसए की जो दो, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज था, जो तीन लड़के मानो, ठीक है, इसमें एक तो गोल्ड था और एक था ब्रॉन्ज, ठीक है। अब जो गोल्ड वाला और ब्रॉन्ज वाला ये दोनों ही यूएसए के थे, पर लेकिन इनके पूर्वज जो थे ये वो अफ्रीका थे, मतलब वो ये ब्लैक व्हाइट का खेल था इनमें, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें वहां पर हो गई थी इनको ब्लैक और व्हाइट के लेकर के, तो इनको मेडल वगैरह आई थिंक में गड़बड़ी कर दिया उनको, किसी बड़े राष्ट्रपति या किसके द्वारा उनको पहनाए नहीं गए, ये सारी चीजें भेदभाव का खेल था उस समय, ठीक है। उस समय से लेकर जो कि आजकल भी देखा जाता है मोस्टली, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर उभरी थी, ठीक है। ये कहाँ पर, मैक्सिको के ओलंपिक 1968 में, ठीक है। मोटा मोटा सा मैंने बता दिया आपको क्या रीजन था, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं सीधे, बात नहीं करते हुए और ज्यादा क्या कहना इनके बारे में, ठीक है। क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका के अश्वेतों की तरह कम्बोज में स्थित है? ये है आपका बी, दलित इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, दलित है इसका राइट आंसर। समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? उसे समरूप कहा जाता है, विजातीय, इंसानियत, नम्र, तो समरूपित कहा जाएगा। समान लोग, सभी प्रकार के समान, एक मतलब एक समान जो लोग हैं। अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं जन्म पर, चुनाव पर, योग्यता पर, धर्म पर, तो धर्म पर इज द राइट आंसर होगा। अधिकतर सामाजिक विभाजन होते हैं धर्म पर। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? जॉन मिल्टन ने, मार्टिन लूथर और किंग जूनियर इज द राइट आंसर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इसको निशान लगा लेना आप। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को प्रतिशत था 53%, 53% थे ये, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट हुआ था, वो ये उत्तरी जैसे कि मैक्सिको में हुआ उसी प्रकार से यहाँ पर कोई दंगे हुआ था, इसका मैंने पढ़ा भी नहीं है। आज विश्व के अधिकतर देशों को कैसे हो गए हैं? सांस्कृतिक, अश्वेत, बहुसंस्कृतिक या फिर उपरोक्त सभी? तो बहुसंस्कृतिक, ये इंपॉर्टेंट है। आज सारे देश बहुसंस्कृतिक कहलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे थे? ये 1998 में कोई बात हुई थी उसके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बाहर का है इसलिए मैंने ये ऐसे डाल दिया था। तो आशा करता हूँ आज का चैप्टर तो बस ऐसा ही था, हाँ, काम चलाओ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। आपको लोकतंत्र और डाइवर्सिटी के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है भाई। हम सब एक हैं, एक समान है, ठीक है। धर्म या धार्मिक सारी चीजें पहले बाद में है, सबसे पहले है अपना संविधान, ठीक है। विद संविधान, अगर संविधान की आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपके सभी आपको अच्छे तरीके से एक समान, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े से बड़ा तो अमीर आदमी हो, पर लेकिन संविधान की नजर में एक गरीब और एक अमीर शायन है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।